सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल कश्मीर में लक्षित हत्या यानी टारगेटेड किलिंग की बढ़ती घटनाओं से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में अन्य प्रदेशों के सामान्य नागरिकों की लक्षित हत्या यानी टारगेट किलिंग, जिसमें विशेष धर्म या विशेष क्षेत्र के लोगों की हत्या कर दी जाती है, के मामलों में तीव्र वृद्धि देखने को मिली है। प्राचीन काल से ही कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित था। कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन हुआ। कल्हण द्वारा रचित राज तरंगणी में कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। सन 1330 तक कश्मीर पर हिंदू शासकों का राज्य रहा है। उसके बाद शाह मीर ने कश्मीर को जीतकर अपना राजवंश स्थापित किया। राजा रणजीत सिंह, जो एक सिख शासक थे, उन्होंने अपना साम्राज्य कश्मीर तक विस्तृत किया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में विजित होकर ब्रिटिश साम्राज्य, जो ईसाई धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने कश्मीर के रियासती राज्य यानी प्रिंसली स्टेट का दर्जा देकर डोगरा राजवंश को सौंप दिया था। विभिन्न धर्मों के शासकों के द्वारा शासित होने के कारण कश्मीर में मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ। कश्मीर घाटी मुस्लिम बाहुल्य, जम्मू हिंद और सिख बाहुल्य और लद्दाख बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। जानते हैं जम्मू कश्मीर के महत्व को। पहला, भूसामरिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर का महत्व। जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान और लद्दाख की सीमा से लगती है, जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने इन दो देशों से ही युद्ध किया है, जिसका कारण सीमा विवाद रहा है। इस क्षेत्र में दुर्गम पहाड़ियां, बर्फीली चोटियां, दर्रे, नदियां और घाटियां हैं, जहां निगरानी कर पाना चुनौती भरा होता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद इन चुनौतियों में वृद्धि करता है। दूसरा है आर्थिक महत्व। प्राकृतिक सुंदरता जैसे बर्फ की घाटियां, श्रीनगर की रमणीक झीलें, शिकारा, केसर और फूलों की क्यारियां, शीतोष्ण घास के मैदान प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अमरनाथ, वैष्णो देवी और चिरागे शरीफ जैसे धार्मिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जाफरान यानी केसर, सेब जैसी आर्थिक महत्व की फसलों की कृषि होती है। सिंधु नदी तंत्र की नदियां पनबिजली निर्माण, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा है सांस्कृतिक महत्व। अमरनाथ, वैष्णो देवी और चिरागे शरीफ जैसे धार्मिक स्थल भारत के कंपोजिट कल्चर को प्रदर्शित करते हैं, जिससे विश्व भर में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के मॉडल के रूप में स्थापित हो सकता है। बात करते हैं स्वतंत्रता से पहले कश्मीर की स्थिति क्या थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अमृतसर की संधि के तहत अंग्रेजों ने राजा गुलाब सिंह से 75 लाख रुपए के बदले कश्मीर के शासक के रूप में मान्यता दी। 1947 यानी भारत की स्वतंत्रता तक डोगरा राजवंश का शासन रहा, किंतु अंग्रेजों की नीति ने रियासतों को स्वतंत्रता दे दी कि या तो भारत में विलय करें या अपना पाकिस्तान में विलय करें या फिर अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह कश्मीर को स्विट्जरलैंड की तरह एक देश बनाना चाहते थे, अतः उन्होंने भारत या पाकिस्तान में विलय के प्रति अनिच्छा प्रकट की थी। स्वतंत्रता के समय के मुद्दों के बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार पाकिस्तान इस पर अपना आधिपत्य करना चाहता था। कश्मीर आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जहां विकास की तमाम संभावनाएं उपस्थित थी। राजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों से यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्टैंडिंग एग्रीमेंट करा लिया था। भारतीय नेताओं की स्पष्ट मांग थी कि जनमत संग्रह के द्वारा जनता को चयन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि उन्हें भारत पाकिस्तान में से किस देश का हिस्सा बनना है, क्योंकि पाकिस्तान के रहते कश्मीर का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं था। बात करते हैं कश्मीर का भारत में विलय और पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन करते हुए कश्मीर में अपनी सेना को नागरिक भेष में भेज दिया। उन्होंने घाटी में भीषण लूटपाट, रक्तपात किया। राजा हरि सिंह ने माउंटबेटन से सहायता की गुहार लगाई। भारत ने विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर की शर्त रखी, जिसमें शांति स्थापना के बाद कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात कही गई थी। भारत ने जिस प्रकार के विलय पत्र पर अन्य रियासतों के साथ समझौता किया था, राजा हरि सिंह के साथ भी उसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए।
समझौते के बाद भारत ने अपनी सेना कश्मीर में भेजी और पाकिस्तान भारत के बीच पहला युद्ध हुआ। भारतीय सेना ने कश्मीर के बड़े भूभाग को स्वतंत्र करवा लिया, किंतु 1/3 भाग पर कबीलाओं का अवैध कब्जा बना रहा, जिसे आज पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है। देखते हैं कश्मीर में विदेशी हस्तक्षेप को। 1979 के शीत युद्ध के दौर में कश्मीर में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ गया। अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं ने प्रवेश कर वहां के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिससे नाराज होकर अफगानिस्तान के छात्रों ने तालिबान नामक संगठन बनाया, जिसे पाकिस्तानी सेना के द्वारा प्रशिक्षित किया गया। चूंकि तालिबानी लड़ाके सोवियत सेनाओं के विरुद्ध लड़ रहे थे, इसलिए अमेरिका के द्वारा तालिबान को आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए गए। पाकिस्तान ने अमेरिकी सहायता को अफगानिस्तान की बजाय अपने कश्मीरी एजेंडे के विकास में लगा दिया। भारत के कश्मीर में बड़े स्तर पर आतंकवादी भेजे गए, जिन्होंने कश्मीर घाटी में दहशतगर्दी को बढ़ा दिया। बात करते हैं कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की। 1989 में कट्टरपंथी इस्लामिक तत्वों ने मजहबी उन्माद में कश्मीर घाटी में बड़े स्तर पर प्रायोजित हिंसा को अंजाम दिया। सैकड़ों कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या कर दी गई। लाखों कश्मीरी पंडित अपनी जान बचाकर, अपनी संपत्ति, अपना घर छोड़कर भारत के अन्य क्षेत्रों में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हो गए। चलिए अब बात करते हैं कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की। 1954 में कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष संरक्षण प्रदान किया गया था। इस अस्थायी प्रावधान को 5 अगस्त 2019 में भारतीय संसद के द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया, जिसे अनुच्छेद 35 से स्वतः ही अप्रभावी हो गया। अनुच्छेद 35A में कुछ प्रावधान थे, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य की विधायिका को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति प्रदान करता था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति नहीं देता था। भारतीय संसद का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर विधानसभा की अनुमति के बिना जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र में लागू नहीं होते थे। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अनुसूचित जातियों जनजातियों संबंधी विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर राज्य में शक्ति का केंद्रीकरण कश्मीर घाटी में सर्वाधिक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम था। आर्थिक विकास और राज्य के संसाधनों का वितरण कश्मीर घाटी में केंद्रित था। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 निष्प्रभावी हो गया। उसके बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। दोनों जगह स्थानीय चुनाव संपन्न करवाए गए हैं, जिसमें व्यापक स्तर पर जनभागीदारी देखने को मिली। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के बाद से कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 33% तक की कमी देखने को मिली है। बड़े स्तर पर सेना के द्वारा आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। विकासात्मक कार्यों के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान कर व्यापार को प्रोत्साहन देने का कार्य किया गया है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में पुनर्वापसी के बाद से पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो कश्मीर में आतंकवादियों को भेजने, ड्रोन के द्वारा हथियार भेजने की साजिश में जुट गया है। हाल के दिनों में बड़ी आतंकवादियों द्वारा लक्षित हत्याएं यानी टारगेट किलिंग की घटनाएं सामाजिक सौहार्द के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रही है। हिंदू, सिखों या अन्य राज्यों के नागरिकों की हत्या करने से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के समक्ष प्रश्न उत्पन्न कर दिए हैं। भारत को कश्मीर में सामाजिक सौहार्द को बचाने के लिए इन मामलों को तुरंत रोकना होगा। आतंकियों को मिल रही स्थानीय सहायता स्लीपर सेल को खत्म करना होगा। घाटी के लोगों का विश्वास जीतने के लिए स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ ही राज्य विधानसभा के चुनाव करवाने और शांति स्थापित कर जम्मू कश्मीर को स्वायत्त राज्य बनाने की दिशा में प्रयास तीव्र करने होंगे। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।